चलिए, तो अब सेकंड हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला पार्ट, है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हो तब आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में हम रिपोर्ट करेंगे, है ना। तो लिखिए इसमें द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन the answer of multiplication or division is rounded off to the same number of significant figure same number of significant figure as is possessed by the number having least significant figure ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 142.06, इसके आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.23 के साथ, इसका आंसर आता है आपका 32.673। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो अब हमें आंसर उतनी सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करना है। इन दोनों नंबर में से दोनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ऊपर वाले के नंबर के पास या नीचे वाले के पास? इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5, और इसके पास 2, है ना। तो इसके पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप अपना जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे रिपोर्ट करेंगे। हमारा आंसर तो अभी ये 5 में आया है, तो देखिए 32.673। चलिए लास्ट वाली हम ये डिजिट हटाएंगे। लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है, छोटी है? छोटी है। तो फिर 7 को एज इट इज ही रहने देंगे या 1 बढ़ा देंगे? एज इट इज ही रहने देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 32.67। चलिए अब फिर एक और सिग्निफिकेंट फिगर घटाएंगे। अभी इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास कितनी है? 5 हैं। अब कितनी होगी? 4 हो गई। अब हम 7 को हटाएंगे। 7 5 से बड़ा है, तो जब हम 7 को हटाएंगे तो उससे ये जो नंबर बचेगा फिर इसको 1 बढ़ा देंगे, इसको 6 की जगह 7 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 32.7। अब सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास हो गई 3। लेकिन हमें तो आंसर रिपोर्ट करना 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। इस 7 को भी हटाएंगे। जब 7 को हटाएंगे तो फिर इस 2 को क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3। अब ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गई और ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आपका ये आंसर आप रिपोर्ट करेंगे। लिखिए इसको।
हो गया। चलिए अब देखते हैं कि वो इस तरीके से क्यों बोल रहा है कि इतनी जो सबसे कम वाला है उतना ही में रिपोर्ट करना है, क्या कारण होगा उसका। एक्सप्लेनेशन देखिए। मान लीजिए मैं 2 नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं 1.23 1.2 ऐसे मान लीजिए, है ना। 1.23 उसमें मल्टीप्लाई करता हूं 1.2 की, है ना। थोड़ा सा इसे और इधर को लिखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, ये यहाँ लिख देंगे, फिर एक क्रॉस बनाते हैं, फिर एक नंबर लेफ्ट से लिखते हैं, है ना, और फिर उन सबको जोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर आता है। ये जो भी इसने नंबर लिखा है, इस नंबर में यहाँ तक की डिजिट वो कह रहा है कि उसे श्योर है, लेकिन उसके बाद फिर एक और डिजिट होगी जो उसे नहीं पता है ना। तो ये जो डिजिट है मैं इसे ऐसे ओपन टाइप से, हाँ ये मैं बना देता हूँ, ऐसे इस नंबर के बाद भी होगी। तो अब हमारा नंबर ये इस तरीके से 1.23 एंड 1 अनसर्टेन, 1.2 एंड 1 अनसर्टेन, ये हो गया। तो अब जो पहले मल्टीप्लाई चलेगी वो अनसर्टेन नंबर की इन चारों में चलेगी। अनसर्टेन नंबर की मल्टीप्लाई किसी में चलेंगे तो अनसर्टेन ही आएंगी। चलिए तो आपको क्या मिला, अनसर्टेन की अनसर्टेन में करी तो एक ये मिला, अनसर्टेन की 3 में करी तो फिर क्या मिला, फिर से एक अनसर्टेन मिला, अनसर्टेन की 2 में करी तो क्या मिला, फिर अनसर्टेन, अनसर्टेन की 1 में करी तो फिर मिला मुझे अनसर्टेन, ये मिला। अब एक क्रॉस टाइप से बनाते हैं। क्रॉस का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, अब उससे लेफ्ट से लिखना है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, सबने ऐसे ही किया होगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई पहली बार किस में जाएगी, अनसर्टेन में, तो एक अनसर्टेन नंबर जनरेट होगा। यहाँ पर हमें एक अनसर्टेन नंबर मिला है। चलिए अब 2 की मल्टीप्लाई किस में जाएगी, 3 में, तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई किस में जाएगी तो कितना आएगा, 4। 2 की मल्टीप्लाई किस में जाएगी तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 क्रॉस ऐसे बनाते हैं कि अब यहां भी नहीं लिखना, यहां भी नहीं लिखना, यहां से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई किस में जाएगी, अनसर्टेन में, तो इसका अनसर्टेन यहाँ पे बना देते हैं, ये अनसर्टेन नंबर है कुछ। अब 1 की मल्टीप्लाई किस में जाएगी, 3 में, तो 3 बना दीजिए। और 1 की मल्टीप्लाई किस में जाएगी तो 2 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। चलिए अब जोड़िए, बताइए अनसर्टेन क्या ले आएगा, अनसर्टेन आएगा, अनसर्टेन प्लस अनसर्टेन अगेन अनसर्टेन आएगा, अनसर्टेन प्लस 6 प्लस अनसर्टेन क्या आएगा, अनसर्टेन आएगा, अनसर्टेन प्लस 4 प्लस 3 तो 7 प्लस अनसर्टेन अगेन अनसर्टेन आएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, और ये 1 आएगा। अब डेसिमल मुझे लगाना होता है, तो कितने पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा आपका, ये भी तो काउंट होंगे ना। तो जितने भी टोटल डेसिमल्स के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं ना, तो लेफ्ट से यहाँ राइट से 5 डेसिमल यहाँ लगेगा, डेसिमल लगेगा डेसिमल, तो डेसिमल आपका ये लग गया। तो जो फाइनल आपके पास आंसर आया, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, बाकी तो सब अनसर्टेन है ना। तो ये आपके पास हैं 2, और मिनिमम आपके पास यहाँ पे कितनी थी, 2, है ना। तो 2 के अकॉर्डिंग आया, ना कि ये 3 के अकॉर्डिंग। इसलिए वो कहता है कि जो नंबर के पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर है
आप अपना आंसर उसी में ही रिपोर्ट कीजिएगा। तो ये इसका पॉसिबल कॉज है जिसमें ये इसलिए बोलता है। ठीक है, कोई समस्या, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो लिखिए इसको। आप तो आज नहीं आए ना, तो ये लीजिए। हो गया? चलिए, अब ये जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं ये अब हम करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये खोलिए पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर पहले आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो यहाँ पर देखिए 1.104 इंटू 0.07 डिवाइड बाय 5.11 ये आपको लिखा हुआ है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी ये आपसे पूछ रहा है। 3 नंबर हैं आपके पास, है ना। जब मल्टीप्लाई या डिवीजन चलता है तो जिस नंबर के पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं आपका फाइनल आंसर उसी में ही रिपोर्ट किया जाता है। चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, हमें कंबाइंड जितने नंबर हैं उसमें से मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला नंबर देखना है। तो चलिए इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 हैं इसमें। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 है। तो फाइनल आंसर जो होगा, हाँ, फाइनल आंसर शुड हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। अभी 15-20 मिनट बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा, वो आपको समझ में आया क्योंकि ये कल से चल रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तो कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। कैलकुलेट एंड गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, जो अभी तक सीखा उसी के बेस्ट पर करेंगे। 3.4 इंटू प्लस 3.4 प्लस 100.33 प्लस, जिसके में थोड़ा सा हल्का चल रहा हो वो प्लस है ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस है, प्लस 100.33 डिवाइड बाय 2.5 माइनस के 0.11। ठीक है, ये आपका है। पहले ऊपर वाले को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो आंसर रिपोर्ट करोगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग करोगे पहले तो। चलिए तो जरा जोड़िए ऊपर वाले को, कितना आएगा आपको? ऊपर वाले को जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 103.73 मिलेगा। अभी सिग्निफिकेंट फिगर में अभी इसमें नहीं लड़ा, अभी मैंने जोड़ा है। नीचे वाले का सब्सट्रैक्ट कीजिए तो कितना मिलेगा आपको? 9, 5 में से एक वो चला गया, यहाँ पे 4 में से बन गया 3 और 2.9, इतना मिला।
लेकिन अब ये रूल के अकॉर्डिंग जो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए अभी उसमें नहीं है। ये अभी मल्टीप्लाई और अभी हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन किया, लेकिन वो भी रूल के अकॉर्डिंग पहले उन अपनी फिगर्स में बनेगा। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये एडिशन है। एडिशन में वो क्या बोलता है, जिस नंबर के पास डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं उसमें आप आंसर रिपोर्ट करोगे। तो इसके पास डेसिमल के बाद 1 है और इसके पास डेसिमल के बाद 2, तो आप डेसिमल के बाद 1 नंबर पर रिपोर्ट करोगे। तो चलिए ऊपर वाले नंबर को आप क्या करोगे, 1 डेसिमल के बाद 1, 3 हटाओगे, 3 अब क्या है 5 से छोटा है, तो 7 को एज इट इज ही रहने देंगे। तो आपका आ जाएगा आपका 103.7। नीचे वाले में कितनी डेसिमल के बाद अगेन एक डिजिट होनी चाहिए, तो आप 9 हटाएंगे, 9 हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2.4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये डिवाइड करके थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करिए ज़रा इसको, कितना आएगा 103 में 0.7 को 2.4 से डिवाइड करिए। डेसिमल के 2-3 डिजिट तक जो आ रहा है क्या 43.4 और एक डिजिट और बताओ, एक और 43.2, एक डिजिट और बताओ 40 है ना, 43.2 के आगे वाली और टू 208। चलिए आप आ रहा है यहाँ पर 43.208। अब आपने क्या ऑपरेशन किया है, डिवीजन किया है। डिवीजन के लिए आप डिवीजन वाला रूल फॉलो करेंगे। डिवीजन में क्या बोलता है, जिस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उसमें आप अपना नंबर रिपोर्ट करेंगे। इस नंबर के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको इस नंबर को 2 पे लेके जाना होगा, है ना। तो देखिए अभी इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मान लो अभी जो बनाया मैंने 5 बनाया है, 5 से मैं क्या करूँगा 8 को हटाऊँगा, 8 5 से बड़ा है तो फिर इस 0 को मुझे 1 बढ़ा के चलना होगा। तो मेरे पास आ जाएगा आपका 43.21, सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4। अब मैं 1 को हटाऊँगा, 1 5 से छोटा है तो 2 को एज इट इज छोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 43.2, 4 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 2 को हटाऊंगा, अगेन 2 5 से छोटा है तो आ जाएगा आपका 43। ये होगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये है आपका आंसर जिसे आप रिपोर्ट करेंगे कि आंसर 43 आया है। ठीक है, ये लिखिए अगर आपको लिखना है तो, है ना। चले आगे, चलिए अब मुझे बताइए, क्वेश्चन है आपके पास 13, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन पाई इक्वल्स टू 22/7। पाई इक्वल्स टू 200, पाई क्या पाई 22.7 के बराबर होता है? पाई एग्जैक्ट 22.7 नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्स मतलब कि कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए इसे 22.7 मान लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट 22.7 नहीं होता है। लेकिन अगर उसने पाई हमें दे रखा है कि भाई पाई 22.7 है, तो आप जो दे रखा उसके मान के चलेंगे ना, है ना, उसको मान के चलेंगे। आपने अपने मन से वो नहीं मानेंगे ना, पाई तो इतना होता है। उसने पाई इक्वल्स टू 22.7 दिया है, और 22 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और 7 में कितने सिग्निफिकेंट है 1, और आप कर रहे हो ऑपरेशन डिवीजन का, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1, तो जो आंसर रिपोर्ट करेंगे आप उसमें रिपोर्ट करेंगे 1, है ना। चलिए अब अगला आंसर जो है, उसने पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी, सिंपल पाई। हाँ, तो पाई जो होता है, पाई में कितने डिजिट्स होती हैं,
पाई इक्वल्स टू होता 3.1416 समथिंग समथिंग समथिंग, और वे डिजिट जाती हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर उसने पाई की वैल्यू रेस्ट्रिक्ट नहीं की है तो फिर हमारा आंसर होगा इन्फिनिटी, और अगर पाई की वैल्यू उसने दी रखी है तो फिर जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, तो इसलिए आंसर आपका ये बदल गया है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। Laws of chemical combinations. Laws of chemical combinations. पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। पूरी पीरियडिक टेबल की जो लास्ट वाली रो है नोबल गैस वाली, उसमें लास्ट एलिमेंट ऑर्गेनोसोन वो तक डिस्कवर हो गया है। तो पूरी पीरियडिक टेबल हमारे पास भरी हुई है जिसमें कि 118 एलिमेंट बनते हैं। ये एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कोई दो एलिमेंट आपस में किस तरीके से कंबाइंड होकर किस रेशो का किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, ये लॉज उसके बारे में जानकारी देते हैं, है ना। मान लो सोडियम और ऑक्सीजन को कंबाइन होना तो वो किस तरीके से कंबाइन होंगे, फिर वहीं अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन को कंबाइन होना तो वो कैसे कंबाइन होंगे। ठीक है, इस तरीके के लॉज हैं और वे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। ठीक है, चलिए वन बाई वन इसे जानेंगे। पहला इसमें लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass. Law of conservation of mass. जैसा इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि मास कंजर्व रहता है। वो यहाँ पे ये कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक फाइनल एक कुछ नया बनाते हैं, जैसे कि मान लो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर कंबाइंड हो तो इन दोनों का कंबाइंड वेट कितना बैठ रहा है, 18 ग्राम। इससे जो वाटर बनेगा उस वाटर का वेट भी एग्जैक्ट 18 ही बैठेगा, ना 18 से एक कम ना 18 से एक ज़्यादा, क्योंकि मास कंजर्व है। मास चला कहाँ जाएगा, वरना 2 ग्राम ये लिया 16 ग्राम ले लिया 15 कैसे हो जाए, मतलब कि एक जो है एक तरीके से 17 कैसे हो जाएगा या 19 कैसे हो जाएगा, आएगा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, है ना। तो जब भी केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उनका जो कंबाइंड मास है प्रोडक्ट का मास भी उतना ही रहेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, तो इसको लिखिए। इसमें लिखिए दिस लॉ was given by Antoine Lavoisier, Antoine Lavoisier, Lavoisier, Antoine Lavoisier, Lavoisier, Lavoisier फुल स्टॉप। आगे लिखिए इसमें
फुल स्टॉप। He performed several experimental studies and concluded that उसने पाया कि भाई जितना मास रिएक्टेंट का होता है प्रोडक्ट भी उतने ही मास में बनते हैं। कंक्लूडेड दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंज जानते हो किसे बोलेंगे? हाँ, जैसे वाटर आइस है, आइस को आप मेल्ट कर दें वो लिक्विड वाटर बन जाएगा, उसको आप वापस से टेम्परेचर कम कर दें तो वापस ही हो जाएगा, ये फिजिकल प्रोसेस है। वहीं H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बना ले, ये केमिकल प्रोसेस है। तो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, टोटल रिएक्ट करने वाली चीज़ों का कंबाइंड मास टोटल बनने वाली प्रोडक्ट के कंबाइंड मास के बराबर रहता है। दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, there is no net change in mass changes in mass during the process. He further concluded that matter can neither be created nor destroyed. Stop. नेक्स्ट टाइम में लिखिए, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चलिए अगले उस पर चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस या इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट DEFINITE, डेफिनेट परपेंडिकुलर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कल जब हमने वाटर के अंदर H2 हाइड्रोजन का मास परसेंट निकाला था तो वो कितना आया था, 11.11% आया था, है ना। कल लिखा था ना मैंने यहाँ पे, हैं हाइड्रोजन का, हाँ H2 कंबाइंड नहीं, हाइड्रोजन का। वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो वेट बाय परसेंट था वो 11.11 था, ऑक्सीजन का 88.88 था। ये जो लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो ये कहता है, वो तो बाद में ठीक है 88.8888 ठीक है चलो, हाँ वो ये कहता है कि वाटर आप किसी भी तरीके से बना के लाइए, चाहे आप किसी रिवर्स के सोर्स से पानी ले लें, चाहे आप किसी अंडरग्राउंड हैंडपंप से चला के पानी ले लें, चाहे आप किसी केमिस्ट्री की लैब में जाके, केमिस्ट्री की लैब में आप पानी बना सकते नहीं बना सकते? केमिस्ट्री की लैब में आप लीजिए, क्या लीजिए, HCl लीजिए प्लस NaOH लीजिए, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा। अगर आप वो जो NaCl प्लस H2O बनेगा वो NaCl पानी में घुला हुआ होगा, अगर आप उसको गर्म कर दे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो पानी मिल गया, है ना। तो आप किसी केमिस्ट्री की लैब में जाकर चाहे पानी बनाइए, किसी भी तरीके से आप H2O को प्रोड्यूस करिए, उस H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास परसेंट है, वेट परसेंट है, वो सेम ही रहने वाला है। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ ये डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, लिखिए इन्वर्टेड कॉमास में करके लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। द लॉ स्टेट्स दैट
The law states that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight independent of the origin, full stop, inverted comma close, है ना। अब वो अपने जो लॉ है उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा उसको कि भाई प्रूव करिए, है ना। तो वो कहता है कि मैंने पानी का एक सैंपल लिया है जो मैं रिवर से लेके आया हूँ, एक पानी का सैंपल है जो मैंने केमिस्ट्री के लैब में प्रोड्यूस किया है। दोनों में जब मैं देखता हूँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम ही मिलता है, चाहे आप किसी तीसरे सोर्स से ले आओ, चाहे आप किसी चौथे सोर्स से ले आओ, वो सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब दुनिया में कहीं पर भी अगर पानी किसी भी तरीके से है तो उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम ही प्रोपोर्शन में जुड़े गए हैं। 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और 1 ऑक्सीजन जुड़ा है। ऐसे नहीं कि भारत के पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जुड़ा है और अमेरिका के पानी में 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट में लिखिए, if we took 2 sample of water, if we took 2 sample of water from 2 sources, like one from river and other from produced in laboratory, ब्रैकेट में लिखिए। बहुत तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, डायरेक्ट H2O2 की रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करके भी प्रोड्यूस कर सकते हो, या HCl प्लस NaOH मिलाया उससे NaCl प्लस H2O बन रहा है, उस NaOH को आप इवेपोरेट कर लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, और H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2 गैस प्लस हाफ 1/2 O2 गैस, एरो के ऊपर PT कैटलिस्ट, ऐसे लिखिए PT कैटलिस्ट, PT प्लेटिनम कैटलिस्ट, CATALYST कैटलिस्ट, और एरो के आगे H2O, ब्रैकेट क्लोज। द कंपोजिशन ब्रैकेट में लिखिए परसेंट बाय वेट, द कंपोजिशन ब्रैकेट में लिखिए परसेंट बाय वेट, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ H and O are same, of H and O are same। तो वो जो रिवर से लेकर आया उसमें उसे दिखता है कि भाई इसमें 11.11% बाय वेट, है ना। अगर 100 ग्राम पानी है तो उसमें 11.11 ग्राम हाइड्रोजन है और 88.89 ग्राम उसमें ऑक्सीजन है। जो लैब में बनाया उसमें भी मिलता है कि भाई इसके अंदर 11.11 ग्राम या परसेंट हाइड्रोजन है और 88.89% उसके अंदर ऑक्सीजन है, जो कि प्रूव करता है कि आप किसी भी सोर्स से किसी एक लाइक सब्सटेंस को लाएंगे, सेम ही उसमें परसेंट कंपोजिशन मिलेगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। लिखिए इसको
अगला आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है कि कोई दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर बना सकते हैं H2O। वहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसका नाम है, वो भी बना सकते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बना सकते हैं? SO2 बना सकते हैं और SO3 भी बना सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइंड होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर मैं एक एलिमेंट की अमाउंट फिक्स कर दूं, मान लो वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते टाइम मैंने हाइड्रोजन की अमाउंट फिक्स कर दी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन बस, अब उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा दोनों प्रोडक्ट में, H2O में और H2O2 में। तो H2O और H2O2 में जो ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ है, ये जो वेट हैं दोनों, ये दोनों एक सिंपल रेशो में आते हैं। अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी आप लिखिए फिर, है ना। इसमें लिखिए हाइड्रोजन ब्रैकेट के अंदर H2 लिखिए, हाइड्रोजन ब्रैकेट के अंदर H2 कंबाइंस विद ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर O2 टू फॉर्म टू कंपाउंड्स namely water and hydrogen peroxide। वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो देखिए मैं अब दिखाता हूँ। H2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ O2 गिव्स H2O। ये आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन यहाँ पे वो एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि इसमें जो हाइड्रोजन एक एटम है, एलिमेंट है, उस वो किस तरीके से कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर O की बात करता है कि H और O कैसे ये होंगे, है ना। और यहाँ पर आपका बन रहा है ये वाटर। यहाँ पर ये 1 मोल लग रहा है, तो 1 मोल H2 का वेट क्या आएगा? 2 ग्राम आएगा, 2 ग्राम है ना। थोड़ा सा स्पेस देख के लिखिए, ये आपका 2 ग्राम है। यहां पर आधा मोल O2 लग रहा है, 1 मोल O2 का वेट होता है 32, तो आधा 16 हो जाएगा, 16 ग्राम। और फाइनली ये बन गया है, मतलब ये आपका 18 ग्राम बन गया है। इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, H2 प्लस आपका O2 और ये बनाते हैं आपके H2O2। ये आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपका 2 ग्राम है, ये आपका 1 मोल है तो 32 ग्राम है, और ये आपका 34 ग्राम है। तो वो कहता है कि इन दोनों में जो ऑक्सीजन लगी है उसमें 16 ग्राम लगी है, इसमें 32 ग्राम लगी है। तो ये 16 और 32 का जो रेशो है, ये सिंपल होल नंबर रेशो है ना। 16 और 32 का जो रेशो है वो एग्जैक्ट आपका 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो कहता है कि सच थिंग डज नॉट हैपन, सच थिंग डज नॉट हैपन। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 16 लग जाता और ये 31 लग जाता, ऐसा रेशो नहीं मिलेगा आपको कि वहां पे 16 लग गया था और यहाँ पर एग्जैक्ट उस 2 ग्राम के साथ लग जा रहा है 31 ग्राम या 33 ग्राम, ऐसा नहीं मिलेगा। अगर वो 16 है तो दूसरा जो कंपाउंड में जो लगा है फिर ऑक्सीजन, वो या तो 32 होगा या 48 होगा। मतलब ये जो रेशो है ये होल नंबर रेशो ही बनेगा। अगर मैं 16 डिवाइड बाय 31 कर दूं तो क्या 16 डिवाइड बाय 31 होल नंबर रेशो है? होल नंबर जानते हो, 1 2 3 4 5 रेशो है ही है ये।
क्या 16 डिवाइड बाय 31 होल नंबर रेशो है? नहीं है। 16 डिवाइड बाय 32 होल नंबर रेशो है? 16 डिवाइड बाय 48 होल नंबर रेशो है? हाँ। तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके साथ अगर ऑक्सीजन की बात करें तो या तो वो 16 में कंबाइंड हो रहा है या 32 में कंबाइंड हो रहा है या फिर 48, इस तरीके के रेशो में ही ऑलवेज कंबाइन होगा हमेशा। जो ये रेशो हैं, ये तो 2 ग्राम हमने फिक्स कर दिया ना, ये फिक्स कर दिया, अब इसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो रेशो है ये दोनों एक होल नंबर रेशो में ही कंबाइंड होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? हैं? आ रहा नहीं आ रहा? तो ये लिखिए पहले। डन। चलिए लिखिए, इसमें इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए। अभी हमने वो तो लिखा ही नहीं है लो, है ना? तो वो देखिए, अब जो एक एक शब्द है उसको यहाँ से कोरिलेट करते जाइएगा, है ना? आपको समझ में आता चला जाएगा वो क्या कह रहे थे। दिस लॉ स्टेट्स दैट, हाँ अब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर मैं पहले ही वो बोल देता स्टेटमेंट तो आपको समझ में नहीं आता कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि 16 और 32 की बात चल रही है। तो 16 के साथ 32 हो सकता है, 16 के साथ 48, 16 के साथ 31, 33, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट कॉमा इफ टू एलिमेंट्स, यहां पर हम किस किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं? H और O की, है ना? ब्रैकेट में लिखिए एग्जाम्पल H एंड O, ब्रैकेट में लिखिए एग्जाम्पल H एंड O, ब्रैकेट क्लोज, कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compounds। अब मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा एग्जाम्पल में? H2O एंड H2O2। हाँ, तो ब्रैकेट में लिखिए H2O एंड H2O2, ब्रैकेट क्लोज, H2O एंड H2O2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, द masses of one element, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, O की बात कर रहा है, O दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, O दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, दैट कंबाइन विद a fixed mass of the other element, ब्रैकेट स्टार्ट, अदर एलिमेंट किसकी बात करेगा वो, और उसका कितने ग्राम है फिक्स्ड मास? हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर H दैट इज 2 ग्राम, H दैट इज 2 ग्राम, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, R in the ratio of small whole numbers, that is, अब ब्रैकेट के अंदर लिखिए 16 डिवाइड बाय 32, 16 रेशो 32, 16 डिवाइड बाय 32, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, उसमें लिखिए 16 डिवाइड बाय 32 इक्वल्स टू 1:2, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। अब आप ये पूरा स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़िए, आपको नहीं समझ में आता तो फिर मैं उसे बताऊंगा।
एक ही एलिमेंट का मास फिक्स होगा। हाँ, एक का फिक्स करेंगे, दूसरे का फिर वेरिएबल में हम चेक करेंगे। आप चाहो तो इसका फिक्स कर लो, इसका वेरिएबल में करके मैं दिखा दूंगा, ये भी रेशो वही आएगा, है ना। मतलब इन दोनों कंपाउंड का एक ही रेशो है 1:2 अगर फिक्स करें एक। नहीं, मैं 1:2 की गारंटी नहीं ले रहा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये होल नंबर में आएंगे, सिंपल होल नंबर रेशो आएगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 1:2 आ रहा है, 1 किसी में 1:3 आ जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम 2 एलिमेंट है, उनमें से एक का फिक्स कर दिया, 2 ग्राम फिक्स कर दिया ना, अब इस 2 ग्राम के साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा, यहाँ पे 16 जुड़ा, यहाँ पे 32, अब 16 और 32 को देख लीजिए, वो एक होल नंबर रेशो ही बनाएगा। इसी तरीके से आप सल्फर के लिए देख लीजिए, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से SO2 बना लीजिए, SO3 बना लीजिए, सल्फर का मास फिक्स कर दीजिए, ऑक्सीजन का मास होल नंबर रेशो में ही आएगा। देखा, चलो देखो इसे भी, है ना, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या रहा है ना। ऑक्सीजन का फिक्स कर देंगे तो सल्फर का, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। मैं इसमें ऑक्सीजन का फिक्स करके इसका दिखा देता हूँ कितना आएगा, दिखाऊं इसको, चलिए ये देख लेते हैं। मुझे इसमें ऑक्सीजन का फिक्स करना है तो मुझे उस रिएक्शन को 2 टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स करना होगा, रिएक्शन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ तो 1 बन गया, ये 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। अब ये आपका 32 ग्राम है, ये आपका कितना है 4 ग्राम है, ये आपका कितना बन गया, ये आपका 36 ग्राम बन गया, ये आपका कितना है 32 ग्राम है, ये आपका कितना है 2 ग्राम है, ये आपका कितना है 34 ग्राम है। अब आपने इसका फिक्स कर दिया है ना, इसका फिक्स कर दिया तो अब देखिए 4/2, ये आपका 2:1 आ गया, ये आ गया ना। इसका फिक्स करोगे तो अब इनका एक होल नंबर रेशो मानने लगेगा, इसका फिक्स करोगे तो इसका होल नंबर रेशो मानने लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होल नंबर रेशो में ही चीजें मास में वो जुड़ रही हैं। बताइए किसी और का करके दिखाना, सल्फर ऑक्सीजन का दिखाऊं मैं, हैं करूं या तुम कर लोगे? मतलब समझ में आ गया नहीं आया, इस पे बात ये है। कंपाउंड तो कितनी बना लेंगे। स्टेटमेंट जो मैंने लिखाया है ये आपको क्लियर हो रहा है कि ये लोग क्या कहता है। हाँ, तो चलिए आगे चलेंगे। बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आप जब अपने दिमाग के पुर्जे घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो 3 हमारे पास ये हो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। 4th आपका है गे-लुसैक GAY-LUSSAC, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गैसियस वॉल्यूम्स, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। जब गैसेस कंबाइंड होती हैं और एक नई गैस बन जाए तो वो कहता है कि गैसेस जो कंबाइंड होती हैं, है ना, तो गैसेस जो कंबाइंड होती हैं वो जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का भी अगर रेशो निकाले वो होल नंबर रेशो टाइप से ही आता है। 2 गैस अगर आप कंबाइन कर रहे हो, चलिए पहले स्टेटमेंट लिखिए फिर मैं बताऊंगा आपको। दिस लॉ स्टेट्स दैट when gases combine or are produced in a chemical reaction, comma, they do so
इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, कॉमा, provided all gases are at the same temperature and pressure, provided all gases are at the same temperature and pressure, जो भी गैसेस है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे आपको लेनी है ना। तो देखिए यहाँ पर कहता है जैसे कि ये 2 टाइम्स ऑफ H2 गैस है प्लस आपने O2 गैस है, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो पानी लिक्विड में नहीं होगा, गैस में होगा। पानी अगर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो गैस में होगा, लिक्विड में होगा। H2O लिक्विड या गैस? गैस। तो मैं H2O के साथ गैस लिख दूंगा, है ना, आपका 2 टाइम्स ऑफ H2O गैस। ठीक है, ये होगा। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये आपकी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये आपका वाटर वेपर है। वाटर वेपर मतलब गैस फेज में है। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये 50 ml अगर है तो उसके साथ ये 100 ml कंबाइन होता है, और ये दोनों मिलने के बाद आपका 100 ml ही आपका बनाते हैं। गैस है ये, पानी नहीं है कि 100 और 100 और 50 मिले तो 150 क्यों नहीं हो गया। इसमें तो नहीं उलझ गए कि 150 तो 150 क्यों नहीं लिखा है? कोई समस्या है? 150 से 150 लिखूं या 100 लिखूं, ये समझ में आ रहा? 100 ही बनेगा। हाँ चलिए, तो वो कहता है द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2। अगर आप देखो तो क्या है, 100 डिवाइड बाई 50 है ना, तो ये क्या है 2/1 है। तो रेशो आपका 2:1 मिला ना, 2:1 मिला। ये थिंग ऐसा नहीं होंगी, है ना, नॉट लाइक दैट, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। नॉट लाइक दैट, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आपने H2 गैस और आपने O2 गैस ये कंबाइन करके आपने 2 टाइम्स ऑफ H2O बनाया, H2O गैस बनाया, कि भाई ये तो लग रही है 53 ml और ये लग रही है आपकी 101 ml, 101 ml। ऐसा रेशो नहीं मिलेगा। मतलब जब आप ऐसा देखेंगे 101 डिवाइड बाय 53, ये आपका नॉट ए होल नंबर रेशो, नॉट ए होल नंबर रेशो। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब भी कंबाइन होंगी तो होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होंगी। इसका 50 है तो 100 हो गया, इसका 50 है तो 150 हो गया, 200 हो गया, जिससे कि इन दोनों का जो रेशो है, या इनका रेशो या इसका रेशो, किसी का भी रेशो कर लो, वो होल नंबर रेशो ही मिलेगा आपको। कभी भी नॉन होल नंबर रेशो में गैसेस कंबाइंड नहीं होंगी, यही लो है। ठीक है, 100 कैसे आया? यहां पर क्या लिखा है? नहीं, O2 से पहले भी कुछ लिखा है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1 है ना। तो 1 का मतलब ये 1 मोल है, ये एक क्वांटिटी है और ये उसकी दुगनी क्वांटिटी है। तो अगर एक क्वांटिटी 50 ml है तो फिर उसकी दुगनी क्वांटिटी 100 ml होगी। तो इस तरीके से आता है। अभी इस पर और आगे डिटेल में जाएंगे, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि ये जैसा है। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम होते हैं। ये 1 है तो ये 50 है, ये दुगना हो गया, 1 की जगह 2 तो ये भी 2 हो गया। ये 1 है तो 50 है, ये 1 है तो यहाँ पर 2 है तो फिर ये भी 100 आ गया, है ना। गैसेस हैं, गैसेस एक ही कंटेनर में, एक कंटेनर है उसके अंदर 2-3 गैसेस हम भर सकते हैं, कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लिक्विड नहीं भर सकते ना। 1 लीटर की बोतल है, उसमें आपने 1 लीटर पानी भर दिया, अब आप 1 लीटर उसमें पेट्रोल भर सकते हो फर्दर उसी में ही? नहीं भर सकते ना।
लेकिन एक बोतल है उसमें कुछ गैस है, आप उसमें थोड़ी गैस और भर सकते हो क्योंकि गैस तो आपस में कंप्रेस हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसीलिए वो 100 + 50 150 नहीं हुआ है, 100 + 50 अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग 100 ही है। जैसे 2 मोल + 1 मोल 3 मोल थोड़ा ना हो गया, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, मैं यहाँ पे 3 मोल थोड़ा ना लिख रहा हूँ, 2 ही लिख रहा हूँ ना। तो जिस तरीके से मोल चलते हैं उसी तरीके से उनका वॉल्यूम चलता है, ठीक है। कोई और बताइए इसमें कोई समस्या है? इस लॉ में वो ये कहता है कि जो गैसेस कंबाइन होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, तो गैसेस जो कंबाइंड हो रही है उनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होल नंबर रेशो में ही हमेशा होता है, किसी भी नॉन होल नंबर रेशो में नहीं होगा। जैसे ये 101 53 101 53 ये कभी भी होल नंबर रेशो नहीं बनेगा। इस तरीके से कंबाइन होते हुए कभी भी आपको नहीं दिखेंगे, है ना। ये लिखिए